हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है आपको फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो एवरी ईयर पूछे जाते हैं, है ना। एवरी 1-2 ईयर के बीच में अंतराल डाल के वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसे हम लोग लेने जा रहे हैं। तो ये हर साल के लिए सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ताकि अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डाटा वगैरह भी चेंज करके दे, अगर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करें तो भी आप इस क्वेश्चन को बना लें। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है रादर देन कि आप क्वेश्चन को रटें, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और इसमें हम लोग 2018 का क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2018 का क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, यानी कि स्टील वाटर में जो बोट का स्पीड दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नॉर्मली जो बोट का ओरिजिनल स्पीड है वो दिया हुआ है। आगे कह रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू सेम स्पॉट। इनमें कह रहा है, लास्ट में देखिएगा, इस वर्ड्स को पकड़िएगा, कह रहा है कि अगर वो अप स्ट्रीम चल रहा है, यानी कि धारा के प्रतिकूल चल रहा है, तो उसे 1 घंटा अधिक लेता है 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, यदि उसी 24 किलोमीटर की दूरी को अगर वो तय करता डाउन स्ट्रीम में, यानी कि धारा के अनुकूल। मतलब कि एक धारा के अनुकूल होता है जब धारा भी तुम्हें सपोर्ट करता है। जैसे आप कभी कभी जब साइकिल वगैरह चलाते हो तो तुम्हें महसूस होता होगा कि अगर हवा तेजी से तुमको धक्का मार रहा है तो तुमको पेडल मारने की जरूरत नहीं होती है, तुम आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हुए चले जाते हो। लेकिन वही अगर तुम इसी साइकिल को इधर मोड़ लो और फिर चलो, तो फिर लगेगा कि हवा तुम्हें ढकेल रहा है और तुम्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा भी तुम्हारे स्पीड को रोक रहा होता है। तो इसी तरह से पानी में भी होता है, कभी कभी पानी का फ्लो भी तुम्हारा साथ देता है तुम्हें आगे बढ़ाने में, और कभी कभी अगर तुम उसी को नाव को पलट दो तो नाव तुम्हें अपोज करता है। तो एक्चुअल में होता क्या होगा, अगर आप धारा के प्रतिकूल चलते हो, यानी कि अप स्ट्रीम चलते हो, तो तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड जो होगा उसमें से जो धारा का स्पीड होगा उसे घटाना पड़ेगा, तब जाके तुम किससे चल रहे हो ये निकलेगा। और अगर तुम धारा की दिशा में चल रहे हो, यानी कि डाउन स्ट्रीम चल रहे हो, तो तुम्हारे स्पीड में क्या करना होगा, उस स्ट्रीम के स्पीड को ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और डिस्टेंस हमेशा तुम्हारा, एक बात और ध्यान रखना कि दो चीज के बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलती है। तो अगर 24 किलोमीटर की दूरी है तो आप इसे धारा के प्रतिकूल चलो चाहे धारा के अनुकूल चलो, 24 किलोमीटर का 24 किलोमीटर ही तय करना पड़ेगा। हाँ, टाइम ज़्यादा कम लगेगा, स्पीड को तुम अधिक कम कर सकते हो। अगर तुम स्पीड बढ़ा दिए तो हो सकता है कि तुम जल्दी पहुंच जाओ, और तुम्हें अगर हवा अपोज कर रहा है, नहीं जाने दे रहा है, और बोट का स्पीड अगर फिक्स है तो भी तुम नहीं जा पाओगे, लेट से पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड घट जाएगा, ठीक है ना। जो ओरिजिनल बोट का स्पीड है वो घट जाएगा, क्योंकि वो धारा भी, स्ट्रीम भी उसे अपोज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमसे जो पूछा है वही निकालेंगे, मानेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मान लेते हैं कि लेट t1 टाइम टेक इन डाउन स्ट्रीम टू कवर 24 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि धारा के अनुकूल जब हम चलते हैं तो उसे समय t1 लग रहा है, ठीक है ना। अब जरा बताना, इस केस में अगर हम t1 निकालना चाहें तो टाइम बराबर हमारा क्या होता है, टाइम बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है फॉर्मूला। अब ये जो टाइम t1 है इस केस में, वो डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर पर आवर है और नीचे स्पीड होता है। तो स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम हो तो जो बोट का ओरिजिनल स्पीड है, क्वेश्चन ने दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, उसमें तुम्हारा जुट जाएगा क्या, x किलोमीटर पर आवर। ये t1 टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में। अब इसी से कंपेयर करके क्वेश्चन ने बोला है कि इफ या लेट कर लो, लेट t2 टाइम टेक इन अप स्ट्रीम टू कवर 24 किलोमीटर। हम मान लिए कि t2 टाइम लग रहा है
किस में? अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा के प्रतिकूल। तो T2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 24/18 माइनस एक्स, क्योंकि अब स्पीड जो होगा वो कम होगा। तो इन्होंने बोला है कि जो टाइम लग रहा है कंपेरिजन टू T1, यानी कि धारा के जब आप अनुकूल चल रहे थे उसके रेस्पेक्ट में 1 घंटा अब ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि T2 का वैल्यू हमें क्या लिख देना चाहिए अगले स्टेप में? T1 + 1, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 24/18 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस T1 का वैल्यू को यहाँ रखना होगा और इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना? तो इस T1 को याद रखिएगा और इसे याद रखिएगा, बाकी सब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि इस T1 का वैल्यू यहाँ T1 + 1 है, रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा T1 के जगह पे 24/18 + x, T1 के जगह पे फिर +1 और इज इक्वल टू 24/18 माइनस x। हमने T1 का वैल्यू रख दिया। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? चलिए, और x जो क्या माने थे आप? स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम माने थे, तो वो x निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप x को एक तरफ कर लो और 1 को रहने दो इधर। तो हम लोग 24 और 18 + x को उधर भेजते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 24/18 माइनस x के तरफ इसको भेजें तो 24/18 + x और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो एलसीएम बहुत खूबसूरत है, a + b a - b, तो 18 - x इंटू 18 + x। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी? तो यहाँ कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 24 × 18 + x और -24 × 18 - x इज इक्वल टू 1। अब देखो, इस 24 × 18 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे -24 × 18 है, तो ये वाला क्वांटिटी कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 24x और ये +24x हो जाएगा 48x, और नीचे हो जाएगा हमारा a - b से a² - b², यानी कि 18 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 - x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 324 होगा ना, 324 और -x², 1 में मल्टीप्लाई होगा तो, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 48x होगा। अब सबको हम बराबर के इधर लेके आ जाते हैं, सबको बराबर के इधर लेके आ जाते हैं, तो ये x² प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 48x है तो +48x, और हमको लग रहा है -324 होगा, तो -324 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको स्प्लिट करना होगा, तो ये आप 324 को जानते हो कि ये 18 × 18 से आया था। अब 18 × 18 से आया था तो 18 को और फैक्टराइज कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 3 × 3 है ना, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, फिर इस 18 को करोगे तो 2 × 3 × 3 ये हो गया। अब अगर 48 लाना है तो आप इसको फैक्टराइज करने सीखो, कैसे ऐसे ले सकते हैं। तो मान लो 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18 ले लिए, तो 18 लोगे तो अगला तो 18 ही लेना पड़ेगा, तो 18 लेने के बाद एक काम करो, 18 × 2 = 36 ले लो, तो 36 और 9 से आएगा 9 × 6 = 15, नहीं आ सकता है। तो एक काम करो, ये 18 लिए और 18 और 3 को एक साथ कर लो, तो 18 × 3 = 54 और ये 3 × 2 = 6, 54 में से 6 घटाओ, 54 में से 4 गया 50 और 2 और घटाओ 48 आ गया। इसका मतलब ये काम कर रहा है, तो इसमें लगा देंगे प्लस, इसमें लगा देंगे -x जोड़ देंगे, 54x में से 6x घटेगा तो 48x बच जाएगा, तो यानी कि ये x² हो गया +54x हो गया, -6x हो गया और माइनस का 324 हो गया इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, क्या बचेगा हमारा? तो ये बचेगा x + 54, फिर इसमें -6 कॉमन है, क्या बचेगा? x, माइनस अगर कॉमन नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना होगा? 6 × 5 = 30 और बचा 2 और 4, तो 6 × 4 = 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम लोग x + 54 कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा हमारा? x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इसको लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू -54 होगा, और स्पीड थी हमारी, स्ट्रीम की स्पीड थी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखोगे जब तो 6 आएगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लिख देंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 km/h। यही स्पीड थी स्ट्रीम की,
तो ये आपके CBSE 2018 का क्वेश्चन था। और भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वो CBSE 2019 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30, है ना। हैड ही गोट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। यानी कि अरुण का जो 2 सब्जेक्ट में मार्क्स है वो निकालिए। किस किस में? तो हिंदी में और इंग्लिश में। तो मान लीजिए कि लेट मार्क्स ऑफ अरुण इन क्या है सब्जेक्ट है, हिंदी है और इंग्लिश है। तो हिंदी, इन हिंदी वी एक्स एंड इंग्लिश ENG इंग्लिश बी वाई। हमने क्या मान लिया कि x मार्क्स उसे हिंदी में मिला है और y मार्क्स इंग्लिश में मिला है। आगे कह रहा है कि हैड ही गोट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, यानी कि x + 2 अगर हिंदी में उसे 2 मार्क्स अधिक मिला होता, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी कि y में 3 मार्क्स कम मिला होता। फिर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उनके प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स जो हैं वो कितने हो जाते हैं 210। और एक और कहानी है शुरू में कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30, है ना। ऑल्सो हम लिख देंगे ऑल्सो x + y इज इक्वल टू 30। दोनों का मार्क्स हिंदी इंग्लिश का जोड़े अगर तो 30 शुरू में ही दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यह आ जाएगा 30 - x, और इसको हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या लिख देंगे, 1 इम्प्लाई x + 2 इंटू वाई के जगह पे हम रखेंगे 30 - x, फिर -3 भी है और इज इक्वल टू 210। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू 30 में से 3 गया तो 27 - x और इज इक्वल टू 210। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो x में 27 का करेंगे तो 27x, फिर x में x का करेंगे तो -x², फिर 2 का 27 में करेंगे तो 27 दूना के 54 और माइनस का 2x और इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब सब क्वांटिटी को हम उधर भेजते हैं बराबर के, तो इधर हमारा 0 बचेगा, ठीक है ना। तो उधर चला जाएगा अगर, तो इधर 0 बचेगा, तो यानी कि x² प्लस में चला जाएगा। और यहाँ से देखिए 2x माइनस में है और 27x प्लस में, तो प्लस में 25x इधर होगा, उधर जाके -25x बनाएगा। और देखिए 210 पहले से उधर है और 54 को उधर लेके जाते हैं तो -54 होगा। तो 210 में से 54 आपको घटाना पड़ेगा, 210 में से 54 आपको घटाना पड़ेगा। 10 में से 6 गया 4, सॉरी 10 में से 4 गया 6, ये हो गया तुम्हारा 10, 10 में से 5 गया 5 और ये 1, तो 156 प्लस में बचेगा, तो प्लस 156, यानी कि आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करना है, इसको 156 को फैक्टराइज करिए और मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए। तो 156 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 7 जा होगा, फिर 2 8 जा होगा, फिर 2 से ले जाओ तो 2 3 जा और 2 9 जा 18, फिर अब 3 से ले जाओ तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब नहीं जाएगा। अब अगर बीच में 25 लाना है तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ से 12 और यहाँ से 13, सीधा दिख रहा है 25, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो इसको अभी इरेज किया जाए। ये याद रहे कि x + y वैल्यू 30 आया था। अब देखो अब क्या हो जाएगा हमारा x² और -12x और -13x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा x - 12, और यहाँ से हम -13 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस कॉमन लेने से प्लस माइनस में बदलेगा, और 13 1 जा 13, कितना बचा 2 और 6, तो 13 2 जा 26 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा x - 12 हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया x - 12 इक्वल टू 0 और यहाँ से आया x इक्वल टू 13। तो x किसका मार्क्स माने थे, अरुण हिंदी मार्क्स माने थे। तो हिंदी और प्लस इंग्लिश मिला के कितना मार्क्स था, 30 मार्क्स था इसका। तो हम लोग क्या मान लेंगे, इफ x यहाँ से x बराबर 12 आया और यहाँ से x इक्वल टू 13 आया, ठीक है ना, यहाँ से x इक्वल टू 13 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इफ x इज इक्वल टू 12 देन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का मार्क्स 30 दिया था, यानी कि x + y का वैल्यू 30 दिया गया था। तो यहाँ से आप
y का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, 30 में से 12 घटाइए तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। और इफ आप लिखिएगा और करके यहाँ पे कि इफ x इज इक्वल टू 30, अगर x 13 होता तब क्या होगा y, देन y इज इक्वल टू 17, यानी कि अरुण's मार्क्स क्या लिख देंगे, अरुण's मार्क्स विल बी कितना कितना मार्क विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बी 12 एंड 18 और 13 एंड 17, दोनों ही आंसर होगा, ठीक है ना, दोनों मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन। कह रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। कह रहा है कि एक मोटर बोट जो है उसका जो स्टील वाटर में स्पीड है, यानी कि मोटर का ओरिजिनल स्पीड, ना कोई उसे सपोर्ट मिल रहा है ना कोई उसे अपोज मिल रहा है, यानी कि मोटर का ओरिजिनल स्पीड जो है वो दिया गया है 24 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है कि 1 hour मोर टू 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। कह रहा है, यहीं पे वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कह रहा है कि जो मोटर बोट है जिसका ओरिजिनल चाल मतलब स्टील वाटर में अगर 24 किलोमीटर पर आवर है, अगर वह धारा के प्रतिकूल चलता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल चलता है, तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। कब? यदि वो धारा के अनुकूल चलता है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि डाउन स्ट्रीम चलता है उसके अकॉर्डिंग उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। कितना किलोमीटर तय करने में? 32 किलोमीटर डिस्टेंस को। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का स्पीड बताइए, तो हम लोग मान लेंगे, है ना। लेट स्पीड ऑफ, ये क्वेश्चन भी एकदम हूबहू इसी तरह का पूछा गया था, अभी 2018 की 19 में बताए थे। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, मान लिए। अब देखो कंपेयर किससे किया जा रहा है, डाउन स्ट्रीम के कहानी से। जो टाइम का कंक्लूजन है कि 1 घंटा अधिक लग रहा है, वो किससे लग रहा है? डाउन स्ट्रीम में यदि धारा के अनुकूल चलते उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले उसी को मानो, है ना, कि लेट T1 टाइम टू टेक 32 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम में चलता है ये बोट हमारा, तो हम मान ले रहे हैं कि T1 टाइम लगता। डिस्टेंस तो 32 किलोमीटर है ही, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब हमारा नाव डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, यानी कि धारा के सपोर्ट में चल रहा है, धारा भी उसे सपोर्ट कर रहा है, तो उसका टाइम T1 जो लगेगा वो कितना लगेगा? डिस्टेंस हो गया 32, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है होती है गाड़ी की बढ़ जाती है, यानी कितना से बढ़ जाएगी? तो इसका ओरिजिनल चार्ज 24 किलोमीटर पर आवर है, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा कितना? x किलोमीटर पर आवर, धारा का जो चाल है, और ये बोट का ओरिजिनल चाल, और धारा ने सपोर्ट किया तो चाल बदल के हो गया 24 + x। ऑल्सो गिवन, या ऑल्सो लेट मान लो, ऑल्सो लेट T2 टाइम टू टेक 32 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम में चलने पे अगर वो चल रहा है तो वो T2 टाइम लग रहा है, तो T2 बराबर क्या होगा हमारा? तो 32 डिस्टेंस और टाइम हमारा 24 - x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे मतलब ताकत लगाना पड़ रहा होगा। तो भैया बोट का स्पीड तो फिक्स है 24 किलोमीटर पर आवर, तो उसे वो क्या करेगा? कितना किलोमीटर पर आवर से अपोज किया, मैंने धक्का दिया धारा, x किलोमीटर इसीलिए घटा दिए, इस चाल से चल रहा होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो T2 टाइम है वो क्या था? T1 से 1 घंटा अधिक लग रहा था। उन्होंने बोला है कि जो पहले टाइम लग रहा था उसके कंपेयर में 1 घंटा अब अधिक लगता है। तो ये हम लिख दिए T1 + 1, और ये हो जाएगा 32/24 - x। अब T1 का वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हो 32/24 + x, और +1 = 32/24 - x। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाना है, तो हम इसको भी उधर भेज देते हैं, 1 को इधर ही रहने देते हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे, या फिर यहाँ पे करते हैं, है ना, 32/24 - x
बराबर को उधर था, उधर ही हम भेजते हैं इस क्वांटिटी को। तो ये हो जाएगा हमारा -32/24 + x, और बराबर के इधर बचा हुआ होगा 1। अब कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 24 - x × 24 + x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 32 × 24 + x और -32 इधर का मल्टीप्लाई यानी कि 24 - x का। तो ये वाली कहानी कट जाएगी क्योंकि ये प्लस में 24 32 का इंटू होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो ये प्लस में 32x, फिर यहाँ भी 32x, तो 64x हुआ, ठीक है। और नीचे हमारा a - b a + b है, तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि 24 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर। अब बराबर को उधर हम लोग 1/1 कर देंगे। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई जब हम उधर करेंगे तो इधर हमारा 64x बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होके, और उधर हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और माइनस का x²। अब इसको इधर खींचते हैं तो ये हमारा x² और प्लस में 64x और माइनस में, इसको ना हो तो 24 × 24 ही लिखो, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, = 0। अब 24 × 24 को फैक्टराइज करो ताकि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सके, तो 24 × 24 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4, है ना, 4 दूना के 8, 8 या 24। उसी तरह से इस 24 को भी 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। अब बीच में अगर हमको 64 लाना है तो कैसे कैसे लाएंगे, तो होगा हम लोग अगर इस पूरे को ले लें, यानी कि 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, और यहाँ से 24 × 2 = 48, और यहाँ से 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, तो 48 और 12 को अगर जोड़ा जाए तो 8 × 2 = 10 और 4 × 1 = 5 × 1 = 60 होगा। हमको बीच में 64 लाना है, तो हमारा काम नहीं बना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से ये 24 हुआ और यहाँ से एक 3 उठा लेते हैं, यानी कि ये 72 हो जाएगा, और बचा हमारा 2 दूना के 4 दूना के 8। अब 72 में से 8 घटाओगे तो 72 में से 2 घटाओगे तो 70 में से 6 घटाओगे 64 आ गया, यानी कि 64 में प्लस अगर लगा है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, x कर दो, तो हो गया, ट्रांसफर कर दो। अब तो x² + 72x और -8x और -24 × 24 = 0। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x + 72। फिर इन दोनों में हम लोग माइनस और 8 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा x बचा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 × 3 = 24 और ये 24 एगो बचा रहेगा, क्योंकि ये तो 24 रहेगा, केवल इसी में से काम हो गया। तो ये 24 दिया 72 मैच भी कर रहा है, यहाँ देख भी रहे हो, तो 24 दिया 72, ये भी x + 72, तो x + 72 डायरेक्ट कॉमन ले लो, क्योंकि ये भी तो x + 72 ही है। तो यहाँ पे क्या बचा, x - 8 = 0। तो यहाँ से आपका आया x + 72 = 0, और यहाँ से आया x - 8 = 0। तो यहाँ से x = -72 है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड जो है स्ट्रीम की नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ से x = 8, इसका मतलब हम लिख देंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम = 8 km/h, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं CBSE 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, द लार्जर साइड इज 14 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। इन्होंने बोला है सबसे पहले कैसा फिगर, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब आयताकार है ना, तो रेक्टेंगुलर फील्ड आपका ये बन गया, और इसका ये है डायगोनल, इसका क्या है, ये डायगोनल। अब ये कहानी जो है ना, हमको मानना पड़ेगा फिगर के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड से कंपेयर किया गया है डायगोनल का, है ना, डायगोनल का किससे कंपेयर किया गया है, शॉर्टर साइड से। और लास्ट में पूछ भी क्या रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो पूरे साइड का फील्ड, पूरे साइड को पूछ रहा है। आगे और क्या लिखा है कि इफ द लार्जर साइड इज 14 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो कंपेयर जिससे किया जाता है ना, उसी की लेंथ सबसे पहले माना जाता है ना। तो लेट शॉर्टर साइड ऑफ या शॉर्टर साइड, है ना, डायरेक्ट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड FIELD फील्ड बी x मीटर, है ना, x मीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, लार्जर साइड क्या हो जाएगा, लार्जर साइड क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला है 14 मीटर अधिक है, तो यानी कि x + 14 हो गया। और डायगोनल क्या है भैया, एंड डायगोनल
डायागोनल वो दिया है शॉर्टर साइड से 16 मीटर अधिक, यानी कि शॉर्टर साइड हमारा x है, याद रहे ये x है, इसको हम मान लिए x + 14 और ये हो गया x + 16, क्योंकि 16 अधिक है किससे, तो वो शॉर्टर साइड से। तो कह रहा है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी कि हमको लेंथ ऑफ द जो फील्ड है निकालना है। तो लेंथ ऑफ द फील्ड क्या हो गया हमारा, यही ना हुआ, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो लेंथ एक ये हुआ फील्ड का, यानी कि लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे कि ये हाइपोटेनस है हमारा और ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो हम लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, है ना, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर ए बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू हमारा है x + 16, तो ये हो गया हमारा x + 16 का होल स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू हमारा है x, यानी कि x स्क्वायर, प्लस सी बी का वैल्यू है x + 14, तो x + 14 का होल स्क्वायर। अब ये a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर, यानी कि 256, और 2ab का मतलब 16 दूना के 32x, और बराबर के उधर ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 196, और प्लस 2ab यानी कि 14 दूना के 28x, ये हो गया। अब ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, और बराबर के उधर ही सारे को भेज देते हैं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस में उधर ही है, यानी कि बराबर के उधर x स्क्वायर है प्लस 28x है और प्लस 196 है, और ये 32x को उधर भेजेंगे तो -32x, और ये 256 को उधर भेजेंगे तो -256, और बराबर के इधर जो बचेगा वो 0 हो गया। अब देखिए 28x में से 32x माइनस में है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और 28 और 4 32 होता है, तो माइनस का 4x होगा, और 196 256 में से घटेगा तो माइनस में 6 में से 6 गया 0, और 15 में से 9 गया, 9 6 15 होता है, तो ये 6 और ये 0 हो गया, यानी कि 60, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो 60 से देख सकते हो कि 4x कैसे आ सकता है ना। तो 60 से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 6 के 60 होता है, और 10 में से 4 घटा दो तो आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर -10x कर लो और प्लस में 6x कर लो, 10 में से 6 घटा तो 4 आ गया, और -60 = 0। अब फैक्टराइज करना है हमें, तो फैक्टराइज अगर करना है तो सबसे पहले तो x कॉमन लो, तो क्या बचेगा, x कॉमन लोगे तो x - 10 बचेगा, x - 10 बचेगा, और प्लस 6 कॉमन लो तो क्या बचेगा, x और माइनस 6 10 में 60 = 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x - 10 कॉमन हुआ, और बचा x + 6, तो फिर से यहाँ से आया x - 10 = 0, एक और आया x + 6 = 0। तो ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि x = -6 पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि x जो था वो क्या था, x जो था आपका वो आपका ये कोई साइड था, तो साइड नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसीलिए आपका x का वैल्यू यहाँ से 10 होगा। तो इन्होंने पूछा था कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड में पूरा आ जाता है, क्या आ जाता है, पूरा आ जाता है, यानी कि आप लेंथ भी बताओगे, ब्रेड्थ भी बताओगे, और डायगोनल भी बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, लेकिन डायगोनल में हम नहीं बोलेंगे, फील्ड का साइड का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ ही होता है। तो क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ फील्ड = 10 मीटर, एंड breadth of the field क्या हो जाएगा हमारा, x + 14 यानी कि 10 x + 14 यानी कि 10 + 14 यानी कि 24 मीटर, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है इसमें, उसे भी देखते हैं। देखिए CBSE 2015 का एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि a train travels at a certain average speed for a distance 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the first speed? मतलब कि कहानी क्या है इसको समझिएगा। एक ट्रेन जो है वो क्या कर रही है,
54 किलोमीटर की दूरी को वो तय करती है एक अपना एवरेज स्पीड से। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि 63 किलोमीटर की जो दूरी है वो पहले से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से चल रही है। मतलब कि अपना स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी पहले जो चाल था उसका उससे। तो और कह रहा है कि वो कंप्लीट जो दूरी है, समय है, वो कंप्लीट दूरी को तय करने में समय ले रहा है 3 घंटा। तो रेलगाड़ी की पहली चाल क्या थी, माने पहले जो चाल चली थी वो क्या थी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि लेट फर्स्ट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टोटल कंप्लीट जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो शुरू में उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है 63 किलोमीटर, और उसके बाद यहाँ से मान लो A से B तक चला और B से मान लो C तक चला। तो B से C तक कितना किलोमीटर और चलना है उसे, पहले वो 54 किलोमीटर चल रहा है और 54 किलोमीटर के बाद फिर 63 किलोमीटर चल रहा है। तो जो शुरू में 54 किलोमीटर पर चल रहा है वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेकिन अगला जो B से C तक चल रहा है वो अपने स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर जोड़ दिया, मैंने बढ़ा दिया स्पीड। और टोटल जर्नी ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम वो लग रहा है इनका 3 आवर। तो भैया हम क्या निकाल देंगे कि यहाँ से A से B में जाने में मान लेते हैं T1 और B से C में जाने में हमारा T2 और टोटल टाइम हमारा 3 घंटा। अब टाइम क्या फार्मूला आपका क्या होता है, बहुत प्यार से देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम बराबर हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है A से B में जाने में 54 और स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। T2 यहाँ पे जो समय लग रहा है वो कितना है, डिस्टेंस है 63 और स्पीड है x प्लस 6 और टोटल टाइम इन्हें लग रहा है 3 घंटे। अब यहाँ पे हम कहानी हो गई सिंपल। सबसे पहले तो यहाँ एलसीएम लेंगे और यहाँ 54 और 63 में कॉमन भी दिख रहा है तो उसे भी हम लोग काट सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन वाली चीज़ को ही काटिए, उसके बाद ही एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 और 4 3 बटे 24 और 3 दूना के 6 और 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा, ये 1 हो जाएगा बाई 1। अब x और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 इंटू एक्स हो जाएगा और 18 इंटू 6 108 और प्लस 21 का x में करेंगे तो 21x और इज इक्वल टू 1/1। अब क्या करना होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 18x और 21x जुटेगा, कितना हो जाएगा जरा जोड़ के बताइए। तो 21 और 10 31, 31 और 8 39x, ठीक है ना। और प्लस में 108x और ये तो 1 में मल्टीप्लाई भी कर दिए क्रॉस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² और प्लस 6x। अब पूरी क्वांटिटी को हम बराबर के इधर से इधर लेके जाते हैं तो ये x² और 6x प्लस में है 39x माइनस में जाएगा तो माइनस 33x बचेगा और माइनस 108 सॉरी ये 108 तो प्लस में x थोड़ी रहेगा इसमें, तो 108 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करिए तो 108 को सबसे पहले देखिए कि ये किस से मल्टीप्लाई से आया था। तो 108 आप देखे थे यहाँ से, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा कि 18 6 जा आया था। तो 108 के अंदर क्या है, 18 है और 6 है, तो 18 और 6 से तो 33 आएगा नहीं, तो इसको और फैक्टराइज करिए तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, 3 3 9 2 18 और ये 2 इंटू 3 हुआ, है ना। अब 20 से 33 लाना है तो 3 3 9 9 3 ले लीजिए ये 27 और 2 दूना के 4 तो 27 और 4 तो नहीं होगा ना, 3 3 ना 27 31 ही होता है, नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं कि 3 दूना के 6 3 3 9 दूना 18 18 दूना के 36 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, हो गया। 3 3 9 9 2 18 18 2 36 और 3 आ गया ना। तो x² माइनस में हम लोग 36x रखेंगे और प्लस में 3x रखेंगे और माइनस 108 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन होगा, क्या बचेगा, x माइनस 36 और प्लस में क्या कॉमन ले लेंगे 3, तो क्या बचेगा अब हमारा x माइनस 3 3 9 और 3 6 18। फिर से क्या कॉमन, x माइनस 36, तो x माइनस 36 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा अब हमारा x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 36 और यहाँ से आप देखो तो x प्लस 3 का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू -3
तो ये तो नॉट एक्सेप्टेबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया, कारण क्या है? क्योंकि जो हम x माने थे वो ट्रेन की स्पीड थी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और घेर के आंसर लिख देंगे। ठीक है ना? तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सीबीएसई 2014 के क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/10। फाइंड द नंबर्स। तो मान लीजिए कि लेट स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलर नंबर है ना, स्मॉलर नंबर बी एक्स, देन बिगर नंबर क्या हो जाएगा? देन बिगर नंबर, डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच का 5 का, यानी कि बड़ा नंबर x + 5 होगा, तभी तो x + 5 में से एक x घटाओगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। ऑल्सो अगर इनका एक और बात समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं कि अगर 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है अगर 2 से, तो 1/5 जो होता है वो छोटा हो जाता है 1/2 से। 5 बड़ा होगा अगर 2 से, तो 1/5 छोटा हो जाएगा 1/2 से। तो कभी भी एक और बात याद रखना कि डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है कि बड़े में से छोटा को घटाना है आपको। जैसे हम बोले कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा जी का उम्र का डिफरेंस कितना है, या हम तुमसे पूछे कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे एज के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों ही केस में आप एक पॉजिटिव आंसर दोगे कि 10 बरस का है, 20 बरस का है डिफरेंस। तो इसका मतलब आप बड़े वाला एज में से छोटे वाला एज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। भले हम पहले बोले कौन और बाद में बोले कौन, उससे फर्क नहीं है। आपके एज, आपके पापा के एज में डिफरेंस, चाहे आपके पापा और आपके एज में डिफरेंस कितना का है, तो आप एक पॉजिटिव आंसर दोगे। तो इसीलिए इन्होंने बोला है जैसे ही कि उनके स्मॉलर नंबर को हम x माने और बिगर नंबर को x + 5 माने हैं, तो जब रेसिप्रोकल का डिफरेंस लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 1/10, तो इसका मतलब अब उल्टा घटाना होगा। किस में से किसको घटाना होगा? तो जो बिगर नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो स्मॉलर हो जाएगा, और जो स्मॉलर नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बिगर हो जाएगा। यानी कि ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x और -1/x + 5, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा स्मॉलर, तो स्मॉलर बड़ा हो जाएगा, और -1/x + 5। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। फिर ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये हो गया 110। देखिए यहाँ पे आपका 1/10 है, गलती से हम लिख दिए 110, यहाँ पे आपका 1/10 है। ठीक है जी। अब एलसीएम लीजिए आप, x × x + 5 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यानी कि x + 5 और -x इज इक्वल टू 1/10। x कट चुका है, यानी कि ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये तो सीधे इसी का मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x, और इधर 10 बचे 50 हो जाएगा बराबर के उधर, 50 को इधर खींचिए तो x² + 5x -50 = 0। अब 10 बचे 50 से 5 आ ही रहा है, 10 और 5 से, तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं x² + 10x -5x और -50 = 0। ठीक है ना? तो x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x + 10, और -5 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 10 जा 50 = 0। यहाँ से अब हो जाएगा हमारा x + 10 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से? x - 5 = 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे x + 10 = 0 और x - 5 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -10 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया था, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव थोड़ी होता है। ठीक है ना? तो नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज नेचुरल नंबर। इसलिए हम लोग लिख देंगे क्या कि इन्होंने फाइनल पूछा क्या है आपसे, फाइनल पूछा है इन्होंने फाइंड द नंबर्स, तो क्या लिख देंगे? इसलिए नंबर्स इज 5 and 10। क्यों? क्योंकि आपका अगला नंबर x + 5 था, तो एक 5 है, तो 5 + 5 करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये भी बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं सीबीएसई 2013 के क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। कह रहा है कि द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि स्क्वायर 2 है, एक छोटा मान लो
और एक बड़ा मान लो, है ना, दो स्क्वायर हैं आपके। तो कह रहा है कि फिर से पढ़िए क्वेश्चन, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। इसके साइड्स को हम लोग x मान लेते हैं और इसके साइड्स को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख देंगे लेट साइड्स ऑफ स्मॉलर एंड बिगर स्क्वायर बी। अब देखिए एरिया इन्होंने दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो जो साइड का लेंथ आपको मानना होगा वो आपको सेंटीमीटर में मानना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मानेंगे x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर बोल रहा है इन्होंने जो बोला है वो देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है इनका, फर्स्ट कंडीशन है कि द सम ऑफ इस एरियाज ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर पहले का और दूसरे का वाई स्क्वायर, और जो दोनों का सम है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 400 लिख दिए। फिर बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो बड़ा आपका वाई है, यानी कि सेकेंड कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में आप 4y लिखोगे, क्योंकि पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4y, क्योंकि सारे y होते हैं। तो 4y माइनस 4x, वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 तो पहले कॉमन है और y माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ 16, तो यहाँ से 4 से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि y हमारा हो जाएगा 4 और ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स। इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दीजिए। तो 1 इम्प्लाई क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह पे हम लिख देंगे 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 400। अब इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab का मतलब 4 दूना के 8x, और बराबर के उधर बचेगा 400। इसको भी खींच लेते हैं इधर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16 है, और प्लस 400 उधर से जाएगा तो माइनस 400 होगा। तो 400 में से पहले 6 घटाओगे तो 394 बचेगा, और 10 फिर घटाओगे तो 384 हो जाएगा, माइनस 384 इक्वल टू 0। अब 2 से काटो, सब में 2 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x और 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आ गया ये 192। अब 192 को फैक्टराइज करो तो 2 से जाएगा, है ना, 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से ले जाओ, है ना, 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से ले जाओ, 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर आप 2 से ले जाओ 12, यानी कि आप फाइनली अगर आप देखो तो यहाँ से ही काम बन सकता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16 और 12, 16 और 12 को घटाने से 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस 16x और माइनस 12x और माइनस 192 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x माइनस अगर कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस में बदलेगा, और ये 12 एकम 12 और 12 छक 72, क्योंकि 7 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ से। अब कॉमन लोगे आप अगेन, तो x प्लस 16 कॉमन होगा। अब क्या बचेगा हमारा, तो ये बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 12 होगा और यहाँ से हमारा x प्लस 16 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ से आपका x का वैल्यू माइनस 16 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है। x क्या था आपका, साइड ऑफ स्क्वायर, तो नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, इसलिए x इज इक्वल टू 12। तो इन्होंने साइड्स ऑफ पेरीमीटर, साइड्स ऑफ क्या पूछा था, स्क्वायर। देखिए जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था वो कितना दिया गया था आपको, 4y माइनस 4x इक्वल टू 16। तो यहाँ से जब 4 कॉमन लेके किए थे काम, तो 4 माइनस एक्स बराबर 16 आया था, तो y का वैल्यू आपका 16 प्लस x आया था, तो इसलिए y का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 प्लस x का मतलब 12, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 24, सॉरी 16 प्लस x है ना,
तो ये 16 प्लस 12, तो ये हो जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिख दोगे कि द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चंस आपका 2013 से लेकर 2020 तक में बचा हुआ नहीं है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गया है 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन का। ठीक है ना। उसके पहले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपडेट मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 13 से लेकर 21 तक आप देख लो, 13 से 20 तक देख लो, तो बहुत ही सफिशियंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिस तरह का पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और ज़रूर अगर कोई टॉपिक पे वीडियोस अगर आप चाहते हो तो कमेंट में, किसी भी वीडियो की कमेंट पे लिख के भेज सकते हो कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियोस बना दीजिए, वो वीडियोस हम बना देंगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।